तो बच्चों आज हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जो अलैंगिक जनन होता है ये बच्चों 6 प्रकार का होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, जिनमें सबसे पहला जो है वो है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है जब बच्चों एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका या तो वो 2 हिस्सों में टूट जाती है यानी 2 भागों में बढ़ जाती है, या फिर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक कोशिका से कई कोशिका बन जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन क्या है? इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, या तो 2 कोशिकाओं में या 2 से अधिक कोशिकाओं में। तो ये बच्चों 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो 2 कोशिकाएं बनेंगी या फिर क्या बनेगी, 2 से अधिक। तो 2 वाली जो होती है उनको बोलते हैं द्विखंडन, और अगर कोई कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में टूटती है तो उसको हम बोलते हैं बहुखंडन। द्वि का मतलब 2 में और बहुखंडन का मतलब बहुत सी कोशिकाओं में। तो पहले हम बात करेंगे द्विखंडन की। ये हम कल भी कर चुके हैं। जैसे हमने किया था अमीबा में। अमीबा जो होता है उसमें क्या होता है कि अमीबा की कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो ये द्विखंडन का उदाहरण था। तो एक कोशिका या कोई भी जीव है जो 2 में विभाजित होता है। तो बच्चों बहुखंडन में किस प्रकार से होता है? जैसे एक कोशिका है, ये प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं, प्रतिकूल का मतलब जब उनके रहने लायक नहीं होती परिस्थितियां, तो जो कोशिका की दीवार है वो मोटी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? सिस्ट बोलते हैं। और जो इसका केंद्रक है वो कई भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है इस प्रकार से। और जो हर एक जो केंद्रक का छोटा सा जो हिस्सा है जो कि विभाजित होने के बाद बना है, वो अपने चारों तरफ थोड़ा सा कोशिका द्रव्य इकट्ठा कर लेता है इस प्रकार से। और इस तरह से बहुत सारी अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये इसी के अंदर, सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। और जब प्रतिकूल जो परिस्थितियां बदलती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल जैसे कि उसे भोजन, पानी ये सब मिलता है, तो ये सिस्ट टूट जाती है, और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ये इस सिस्ट से बाहर निकलकर आ जाती हैं। तो ये सिस्ट टूट जाती है यहां से इस तरीके से, और सारी कोशिकाएं जो हैं वो इसमें से बाहर निकलकर नए जीव में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुखंडन विधि में एक कोशिका जो है वो कई छोटे छोटे कोशिकाओं में टूट जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि द्विखंडन और बहुखंडन विधि में क्या अंतर है, तो द्विखंडन में एक कोशिका या जो एक कोशिकीय जीव हैं वो 2 में विभाजित होते हैं, और बहुखंडन में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो है अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, मतलब अनेक इससे संतान उत्पन्न होती हैं। जैसे यहाँ पे अमीबा में ये 2 में टूट रहा है, और जो ये है प्लाज्मोडियम है, इसमें ये कई कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। इसमें सिस्ट नहीं बनता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुखंडन है उसमें मोटी दीवार ऊपर बन जाती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई सिस्ट नहीं बनती द्विखंडन में, और इसमें सिस्ट बनता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल का मतलब अच्छी परिस्थितियां, जब सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं जो विभाजन के, तब ये प्रक्रिया होती है। लेकिन जो बहुखंडन है ये कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है बच्चों। प्रतिकूल का मतलब जब जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो कोशिका बहुखंडन करती है। अब उसका उदाहरण मैंने आपको पहले से ही बताया कि जैसे द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा, और एक और उदाहरण है पैरामीशियम। इसी प्रकार से बहुखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम और लेस्मेनिया। तो इस तरह से हमने पहली विधि पढ़ी जिसका नाम था विखंडन विधि। अब हम बच्चों अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है खंडन विधि। अब बच्चों जो खंडन विधि है ये नाम मिलता जुलता है विखंडन से जो हमने पहली विधि की है, लेकिन इसमें और पहली विधि में क्या अंतर था? जो विखंडन विधि थी वो एक कोशिकीय जीवों में होती थी। जो विखंडन विधि है बच्चों ये किन में होती है बच्चों? ये एक कोशिकीय जीवों में होती है। ये जो इसका मेन अंतर है, ये बच्चे नहीं समझ पाते कई बार, तो इसका ध्यान देंगे आप। विखंडन विधि जो है वो किन में होती है? एक कोशिकीय जीवों में होती है। लेकिन जो खंडन विधि है ये किन में होती है? ये बहुकोशिकीय जीव में होती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो सरल संरचना वाले हैं। ये भी आपने ध्यान देना है, ये किस प्रकार के हैं? सरल
संरचना वाले। सरल संरचना का मतलब जिनकी संरचना बहुत सिंपल सी होती है, कोई ज्यादा उनके अंदर कोशिकांग नहीं बने होते, जिनके अंदर बहुत ज्यादा उत्तक वगैरह नहीं बने होते, तो उस तरह के बहुकोशिकीय जीव। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मनुष्य जाति की बात करें, तो हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं। लेकिन हम किस तरह के बहुकोशिकीय जीव हैं? हम जटिल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसमें सारी तरह के उत्तक और अंग हैं। तो हमारा इस तरह से विखंडन या खंडन विधि से हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें खंडन विधि से भी जनन होता है। तो खंडन विधि में क्या होगा? यह सरल संरचना वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मतलब साधारण बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पे स्पाइरोगायरा की बात करती हूँ। स्पाइरोगायरा एक किस्म की काई होती है। आपने काई देखी है, तालाब में काई उगी हुई हो देखी होगी आप सबने, हरे रंग की। उसी टाइप की एक ये कैटेगरी उसी में आती है स्पाइरोगायरा। इसका इस तरह से सरल संरचना का इसका जो है संरचना है इसकी। और जब ये टूटती है तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और वो भी पूरे जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये खंडन विधि में आता है, क्योंकि ये बहुकोशिकीय जीव है। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी? इस प्रक्रम में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर यानी बड़े होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। जैसे ये बड़ा हो गया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो खंडित हो गया, मतलब टूट गया है। और ये टुकड़े, जैसे ये टुकड़े हैं, वृद्धि करके यानी बड़े होकर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। यानी ये जो टुकड़े हैं ये बाद में बड़े जीवों में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कौन सी विधि है बच्चों? खंडन विधि है। तो सबसे पहले हमने विधि पढ़ी, कौन सी विधि पढ़ी? विखंडन। दूसरी विधि हमने कौन सी पढ़ी? खंडन। अब हम बच्चों तीसरी विधि करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन और पुनर्जनन विधि भी बोलते हैं इसको। तो पुनरुद्भवन मतलब अगर इसकी संधि विच्छेद किया जाए तो पुनः जमा उद्भवन, यानी पुनः जमा जनन, यानी दोबारा से जनन या फिर दोबारा से उत्पत्ति होना, उद्भव होना। तो क्या होता है, ये किस तरह से होती है ये जो प्रक्रिया है? इसमें बच्चों जब किसी भी जीव का कोई जो शरीर का उसका जो अंग है कोई अचानक से कट जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं प्लेनेरिया जीव होता है बच्चों, इस तरह से प्लेनेरिया जीव। तो इसका जो अगर शरीर को 3 भागों में काट दिया जाए, तो 3 हमने इसके हिस्से कर दिए, तो जो अलग अलग टुकड़े हैं वो अलग पूरे जीवों में विकसित हो जाते हैं। जैसे ये ऊपर वाला मैंने कहा, जैसे ऊपर वाला टुकड़ा है ये एक पूरा जीव बन जाएगा अलग से, इस तरह से। जो बीच वाला हिस्सा है इससे एक नया जीव अलग से फिर से बन जाएगा इस तरीके से। और जो ये नीचे वाला हिस्सा था इससे भी एक और नया जीव विकसित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं परिभाषा इसकी फिर से बताती हूं कि इनमें क्या होता है। इस प्रक्रम में जब किसी जीव का किसी कारण मतलब किसी भी वजह से कोई भाग कट जाता है, तो प्रत्येक जो कटा हुआ टुकड़ा है वो फिर से पुनः जीव में, पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। यानी कोई जो जीव है उसका कोई टुकड़ा कट जाता है तो वो जो कटा हुआ टुकड़ा है उसी से हमें नया जीव प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जीव होगा उसी में पुनरुद्भव हो जाएगा। मान लो कि कोई मनुष्य है, उसका कोई अंग कट गया तो वो अपने आप बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे छिपकली है, उसकी कई बार आपने देखा होगा कि पूंछ कट जाती है, तो पर उससे ये तो नहीं होता कि छिपकली की जो पूंछ है उससे फिर से पूरी छिपकली बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जीवों में नहीं होता, ये भी जो है सरल संरचना वाले जीव जो होते हैं उन्हीं में होता है पुनरुद्भवन भी। तो जैसे इसके उदाहरण आएंगे हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया चित्र कि यहाँ पे ये प्लेनेरिया है, इसके टुकड़े हो जाते हैं और फिर ये अलग अलग जीवों में विकसित हो जाते हैं। तो आप बच्चों जैसे पोज करके भी आप इस नोट्स हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लिख लें, क्योंकि मैं पूरा इसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और साथ में पूरे नोट्स भी आपको दे रही हूँ। तो एक और बात बच्चों, जो भी मैं आपको ये करवा रही हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आप सिंपल जो ढंग से करवाए हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। तो बच्चों जो हम अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि में क्या होता है बच्चों, जैसे ये हाइड्रा है, इसमें यहाँ पर स्पर्शक होते हैं इस तरह से, और इन जो मुकुलन विधि है इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वो बार बार विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर इस तरह से एक उभार सा बना लेती हैं। जैसे ये हाइड्रा है, इसमें कोशिकाएं यहाँ बार बार विभाजित हुई और एक इन्होंने इस तरह से एक उभार बना लिया। इस उभार को बोलते हैं बच्चों मुकुल।
अब जो ये उभार है धीरे धीरे आकार में क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा और ये इस तरह से बड़ा होकर अपने जनक के समान बन जाता है। जनक मतलब इसके जो पिता कह सकते हैं हम इसको, हाइड्रा के, उसी की तरह से अपना संरचना अपनी बना लेता है। और जब ज्यादा ये आकार में बड़ा हो जाता है तो ये अपने जनक से टूटकर अलग हो जाता है। तो इस विधि को मुकुलन बोलते हैं। तो इस प्रक्रम में कोशिकाओं के बार बार विभाजन से एक उभार बन जाता है जो मुकुल, जिसे हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर नया जीव बन जाता है और अपने जनक से अलग हो जाता है। तो आप इस तरह से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो उदाहरण मैंने आपको समझाई दिया है। इसका मैं एक और उदाहरण दे रही हूं जो है यीस्ट का। यीस्ट जो है, इसमें इस तरह से यीस्ट की संरचना होती है और इसमें इस तरह से उभार विकसित होते हैं और इस तरह से श्रृंखला बन जाती है इनकी, मुकुल श्रृंखला इसको हम बोलते हैं। मुकुल श्रृंखला, चेन टाइप, जिस श्रृंखला मतलब चेन, इस तरह से बन जाती हैं। और यहाँ पे फिर जब ये अलग हो जाती हैं अपने जनक से, और तो हर एक मुकुल एक नए यीस्ट की कोशिका को जन्म देता है। तो इस तरह से ये मुकुलन के उदाहरण है। तो बच्चों जो अब अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है बीजाणु समासंग विधि। बीजाणु समासंग विधि में बच्चों क्या होता है, आपने सबने ब्रेड देखी होगी। कई बार जैसे ब्रेड अगर बासी हो जाती है तो कई बार वो सफेद सफेद से उसके ऊपर रुई जैसा बन जाता है, उसको बेटे यीस्ट बोलते हैं और राइजोपस भी कहते हैं उसको। और इसी तरह से रोटी वगैरह भी अगर मान लो एक डब्बे में पड़ी रहती है काफी समय तक तो उस पर भी फुई सी आ जाती है, हम उसको फुई कहते हैं, व्हाइट कलर की रुई जैसी आ जाती है। और काफी दिन और रखी रहे तो वो काले रंग की हो जाती है। तो वो भी बीजाणु समासंग, वही बीजाणु समासंग विधि है और वो राइजोपस उसी को बोलते हैं जो फफूंदी होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ब्रेड के ऊपर इस तरह से बीजाणु समासंग विधि में क्या होता है, इस तरह से राइजोपस नीचे अंदर अपनी जड़ें बना लेता है खाद्य पदार्थों में या और चीजों में, और इस तरीके से उनमें से तंतु निकल आते हैं। तंतु जो ये धागे जैसी संरचना, इनको हम बोलते हैं तंतु। तो इस तरह से निकल आते हैं तंतु, और तंतु के ऊपर यहां पर इस तरह से छोटी छोटी इस तरह से संरचनाएं बन जाती हैं। और जो ये ऊपर जो ये गोलाकार संरचनाएं जो बनी हुई हैं इनको बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? बीजाणुधानी। अब ये जो बीजाणुधानी है इनके अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। तो इस तरह से ये बीजाणुओं से भरी होती है बीजाणुधानी। और जब बच्चों इस तरह से बीजाणुधानी होती हैं और जब ये भर जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणुधानी फट जाती हैं और इनमें से बीजाणु जो है वो निकलकर बाहर बिखर जाते हैं और इस तरह से ये फिर से नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं बीजाणु समासंग विधि। तो कुछ सरल कोशिकीय जीवों में जनन बीजाणु से होता है। इनमें तंतु से एक संरचना बनती है, ये जैसे बताया ना आपको, तंतु से संरचना बनती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें क्या होते हैं बच्चों? बीजाणु होते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में फट जाते हैं और बीजाणु आसपास बिखर जाते हैं तथा वृद्धि करके नए जीव को बनाते हैं। तो ये हम कर चुके हैं राइजोपस में। लास्ट विधि जो बच्चों हमने करनी है जो अलैंगिक जनन की, वो है कायिक प्रवर्धन विधि। कायिक प्रवर्धन विधि क्या होता है बच्चों? जैसे पेड़ के विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे कि पत्ता, तना, जड़, अगर उनसे नए जीव विकसित हो तो उससे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे एक बच्चों एक पौधा है, पौधे में क्या क्या होता है? एक तो जड़ होती है साइड में से इस तरह से, ये क्या है? तना है, पत्ते बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं। अब जड़, तना, पत्ता, ये तीनों, इनको बोलते हैं कायिक अंग। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? कायिक अंग। पत्ता, तना, जड़, ये कायिक अंग में आते हैं। इनसे जो कायिक अंग हैं, इनसे जब नया पौधा पैदा होता है, नया पौधा बनता है, तो उस विधि को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। हमें यह भी मालूम है कि फूल से भी नया पौधा बन सकता है, फूल से हमें बीज मिलते हैं और बीज से भी नए पौधे बन सकते हैं। लेकिन वो कौन सी विधि होती है बच्चों? वो होती है लैंगिक जनन विधि। लैंगिक जनन विधि। तो लैंगिक जनन हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कायिक प्रवर्धन विधि की। तो जब पत्ता, तना या जड़, ये कायिक अंग जो है, जब इनसे किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए पौधे बनते हैं, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। तो अब अगर उदाहरण हमसे कोई पूछे तो जड़ में हम मूली और गाजर का उदाहरण ले सकते हैं। मूली और गाजर जो है
ये जड़ हैं और इनके अगर टुकड़ा काटकर इनको उगाया जाए तो इनसे भी हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तना में आलू, अदरक, प्याज, इनका उदाहरण हम ले सकते हैं। पत्ते, ये आपने थोड़ा कम सुना हो शायद, ब्रायोफाइलम बच्चों होता है, जिसको हम पत्थर चट भी बोलते हैं। थोड़ा मोटा सा पत्ता होता है इसका, इसमें से छोटे छोटे इस तरह से नए पौधे विकसित हो जाते हैं इसके अंदर से। तो इस तरह से पत्तों से भी नए पौधे का जन्म हो सकता है, जड़ से, तने से और पत्ते से। तो इस तरह से बच्चों ये अलैंगिक जनन आज हमने किया। आप सबको होप करती हूँ समझ आ गया होगा। तो आप इसे अपने सब बच्चे नोटबुक पे लिख लेंगे और मेरी यही कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी में कवर कराऊं, ज्यादा आपको परेशानी में ना डालूं और आसान भाषा में आपको मैं समझा पाऊं। तो अब बच्चों, ताकि आपको आगे मेरी और वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।